Good morning student. Today is your topic central government and today we are going to start your chapter from function and powers of the Rajya Sabha. Powers of Rajya Sabha can be studied in the following terms. We are already discussed the powers of Lok Sabha and the powers of Parliament. Now we are going to discuss the power of राज्य सभा। जो इसकी फर्स्ट पावर है वो क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है। इन एडिशन टू लोकसभा द राज्य सभा ऑल्सो डील्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो लोकसभा है उसके लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि उनका जो रोल होता है वो लॉ को बनाने में होता है। जो उनका सबसे बड़ा वो डील किसके साथ करते हैं? लॉ को बनाने के प्रोसेस के साथ करते हैं। बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर प्रोवाइडेड इक्वल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल्स। यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसकी जो पावर है वो काम करती है? लोकसभा की। बट अगर देखा जाए नॉन फाइनेंशियल बिल्स की बात की जाए तो जो राज्यसभा और लोकसभा है उनके पास इक्वल पावर होती है जो नॉन फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। सेकेंड पावर इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड का मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना। तो जो इम्प्रूवमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पावर भी किसके पास होती है? एज वेल एज लोकसभा, राज्यसभा के पास भी वो पावर होती है। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स राज्यसभा enjoy the same power as Lok Sabha. The resolution of amendment in the constitution will be dropped if there is a disagreement between both the houses of parliament on the proposal of amendment. यहाँ पे क्या होती है कि इन दोनों के पास सेम पावर होती है, बट यहाँ पे अगर ये जो अपने अमेंडमेंट की जो रिसोल्यूशन है या फिर अमेंडमेंट का जो कोई भी आइडिया उसे ड्रॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों ही पार्लियामेंट के हाउस दैट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, अगर कोई किसी एक पावर को अप्रूव करना चाहे और दूसरा उस पावर को ना अप्रूव करना चाहे तो उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होगी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट होती है तो वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है उसे ड्रॉप किया जा सकता है। थर्ड इज फाइनेंशियल पावर। राज्यसभा होल्ड्स सम फाइनेंशियल पावर्स बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड इट वीक स्टेटस एज कम्पेयर टू द लोकसभा दिस रिगार्ड। फाइनेंशियल पावर लोकसभा के पास भी थी और फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास भी थी। राज्यसभा के पास भी है। जो राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर है वो एज कम्पेयर टू लोकसभा उसकी फाइनेंशियल पावर लोकसभा से क्या है? वीक होती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट। जो हमने बात की थी मनी बिल की वो सबसे पहले लोकसभा में जो होता है इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो उसके बाद राज्यसभा में आता है। बीइंग पास्ड बाय लोकसभा द मनी बिल विल सेंड टू राज्यसभा वेयर इट कैन बी कंप्लीटेड फॉर मैक्सिमम 40 डेज। सबसे पहले वो लोकसभा में भेजा जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में सेंड किया जाता है, जहाँ पर उसे कितने टाइम पीरियड का जो उसे मिलता है 14 डेज़ का उसे टाइम पीरियड मिलता है उसे कंटेम्पलेट करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे रीड करने के लिए। राज्यसभा कैन गिव सजेशन रिगार्डिंग द मनी बिल। और जो राज्यसभा है उस मनी बिल के रिगार्डिंग सजेशन भी दे सकती है, बट इट इज़ ऑल्सो सोल डिसीजन ऑफ लोकसभा वेदर द एक्सेप्ट देम और नोट सभा और नॉट। इनमें क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है काम लोकसभा भी करती है, इसमें राज्यसभा भी करती है, बट जो राज्यसभा होती है वो सोल डिसीजन होता है। मतलब कि यहाँ पे जो सोल डिसीजन है लोकसभा का, राज्यसभा का भी इसमें पार्ट होता है, बट अगर जो अकेला पार्ट देखा जाए जो सोल डिसीजन होता है वो अकेला लोकसभा का होता है। दैट मीन्स इसमें जो फाइनेंशियल पावर में जो लोकसभा का पार्ट है वो एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे सिर्फ एक राज्यसभा ही है जो ये चेक करेगी या फिर जो राज्यसभा है वो इस चीज़ को बता सकती है कि इसे बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। वो जो पार्ट होगा वो सिर्फ एक सोल जो डिसीजन होती है वो लोकसभा के पास होती है, वो राज्यसभा के पास नहीं होती। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मीन्स है किसी काम को लेकर किसी काम का एग्जीक्यूट करना, किसी काम का एग्जीक्यूट होना। एक्टिंग पावर दैट मीन्स किसी काम का करना, जो किसी काम को करने के लिए, जो न्यू काम को करने के लिए जो पावर होती है वो भी राज्यसभा के पास होती है। In the parliamentary system of governments, the cabinet is only accountable for the popular house of parliament. We have already discussed the executive power in Lok Sabha. हमने इसमें executive power लोकसभा में भी की थी, जिसमें यही बोला गया था कि जो कैबिनेट होता है सिर्फ वो ही अकाउंटेबल होता है, किसमें? जो पॉपुलर हाउस होता है पार्लियामेंट का। सो इन इंडिया द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा बट नॉट टू राज्यसभा। बट जो इंडिया में जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये चीज़ हमने लोकसभा में भी पढ़ी थी कि सिर्फ जो कैबिनेट होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा में, बट यहाँ पे क्या है राज्यसभा में वो जो इंडिया में कैबिनेट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता।
Members of Rajya Sabha can ask questions and supplementary questions to ministers and also criticize them, but they have no power to remove the ministers by using no confidence motions. जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा की, वो क्वेश्चंस पुट भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। जो मिनिस्टर्स जितने भी मंत्री होते हैं उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मीन्स किसी की निंदा भी कर सकते हैं। वो उनसे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, वो उनकी निंदा भी कर सकते हैं, बट उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सके। उन्हें उनकी पोस्ट होती है वहाँ से उसे नहीं हटा सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। किसे यूज़ करके? विदाउट किसी कॉन्फिडेंस मोशन को यूज़ करके। मतलब अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ ना हो जो कि सॉलिड हो, विदाउट सॉलिड प्रूफ वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते। वो उनसे क्वेश्चन और उन्हें क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं। Now fifth power is miscellaneous power. Apart from above mentioned power, Rajya Sabha holds some other powers too. उनके पास कुछ और भी powers होती हैं which it exercises collectively with the लोक सभा, जो कि लोक सभा के पास भी होती हैं। These powers and functions are as follow. इनमें जो उनकी powers की बात की गई है, जो हमने 4 powers को अभी डिस्कस किए हैं उसके अपार्ट कितनी होती है। Elected members of Rajya Sabha take part in the election of the president. जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टुगेदर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं और जो लोकसभा के जो मेंबर चुने गए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। राज्यसभा लॉन्ग विद लोकसभा कैन इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इम्पीच का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट कोई भी फाइल कंप्लेन, जो अपने कंप्लेन करते हैं उसकी फ़ाइल को कंप्लेन करना, या फिर अपने कोई भी इसमें दोष हो तो जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है जो राज्यसभा और लोकसभा है वो इम्पीच भी कर सकती है। मतलब अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो उनके खिलाफ बोल भी सकती है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे किसके अगेंस्ट वो इम्पीच कर सकती है? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के अगेंस्ट भी, सम ऑफ इट्स ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी वो कर सकती है। द मोशन ऑफ सच इम्पीचमेंट कैन ओनली बी कंसिडर्ड पास्ड व्हेन बोथ द हाउसेज एक्सेप्ट इट। ये जो इम्पीचमेंट का इनका जो मोशन है वो सिर्फ तभी पास होगा जब दोनों हाउसेज, दैट मीन्स जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, जब वो दोनों उन्हें पास करेंगे तो ये जो इम्पीचमेंट का मोशन है वो पास किया जाएगा। द राज्यसभा इन अ कोलैबोरेशन विद द लोकसभा, कोलैबोरेशन का मीन्स होता है को पार्टनरशिप, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर करती है। कैन पास अ प्रपोजल विद द मेजॉरिटी ऑफ रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट, बट द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गोज टू लोकसभा आफ्टर पासिंग इन राज्यसभा एट फर्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि उनके पास एक प्रपोजल वो पास कर सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया था, राज्यसभा और लोकसभा ने जो वाइस प्रेसिडेंट चुना था वो उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं उनकी पोस्ट से। बट जो उनका प्रपोजल होता है रिमूवल का वाइस प्रेसिडेंट का वो लोकसभा के पास जाता है, लेकिन सबसे पहले किसके पास जाता है? पहले वो जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के बाद वो जाता है लोकसभा के पास। इफ एमरजेंसी इज़ टू बी एप्लीकेबल फॉर मोर 1 मंथ, अगर कोई भी इमरजेंसी है और वो 1 महीने से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल है, 1 महीने से ज़्यादा के लिए वो पड़ी है, देन दिस टाइप ऑफ प्रपोजल शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विद देयर स्पेशल मेजॉरिटी सेपरेटली। तो वो जो उनकी इमरजेंसी का जो प्रपोज़ल है उसे अप्रूव किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, पर उसमें स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि जो राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं, जो लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो सब उसमें इकट्ठे होने चाहिए। मतलब उन दोनों को, अगर जो राज्यसभा के अलग से और लोकसभा के अलग से मेंबर की जो मेजॉरिटी है वो होनी चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से दैट 2/3 पार्ट ऑफ द राज्यसभा एंड द 2/3 पार्ट ऑफ द लोकसभा के जो मेंबर्स के पार्ट हैं वो अगर हों तो वो जो अपने इमरजेंसी की जो मोशन है उन्हें अप्रूव्ड कर सकते हैं। जो इमरजेंसी के लिए उन्होंने कोई भी प्रपोजल करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है तो वो करेंगे, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। उनके पास इन सभी पावर्स के अलावा एक स्पेशल पावर्स होती हैं। राज्यसभा होल्ड्स 2 अदर पावर्स ऑल्सो, 2 अदर पावर्स होगी स्पेशल पावर में जो इंक्लूड की जाती है, विच आर नॉट विद लोकसभा एंड दीज कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय राज्यसभा। ये दोनों पावर्स, हमने जितनी भी पावर्स अभी तक रीड की थी वो राज्यसभा में भी थी और वो लोकसभा में भी थी, बट जो स्पेशल पावर्स हैं वो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। This kind of power belongs to the federal structure of the country, and the Rajya Sabha, being sole representative of the states, has following kinds of power.
फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कंट्री में जो बहुत सी चीज़ें हो रही है उसकी एक फेडरल लिस्ट होती है कि उन्हें ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एज अ फेडरेशन। उनमें एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से जो काम है कंट्री में, कंट्री के आगे जो स्टेट्स बनाई जाती हैं, स्टेट में उनके हर एक स्टेट की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसका जो प्ले करता है उसमें जो सबसे बड़ा रोल वो राज्यसभा के पास होता है और राज्यसभा ही उसे पास कर सकती है। इसमें कौन कौन सी उनके पास पावर्स होती है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ द हाउस। उस हाउस में जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस हाउस में जो मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3% जो मेंबर्स हैं, मतलब वी कैन से दैट 75% जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए। अगर वो मेंबर्स होंगे तो जो आर्टिकल 249 है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा किसी भी जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसे डिक्लेयर कर सकती है, मतलब उसे वो एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस कि वो इस चीज़ की नेशनल इंपॉर्टेंस ये है, उसके अलावा वो कोई भी सब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकती है। बट उसके लिए उन्हें अपने जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी की नीड होती है। By this process, Parliament gets the privilege to make law on the subject of state list. Privilege means होता है advantage और we can also say that privilege means importance। कि जो पार्लियामेंट होती है वो इसका एडवांटेज गेट करती है कि वो लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पर जो कि स्टेट की लिस्ट पे होते हैं। स्टेट लिस्ट मीन्स जो राज्य के लिस्ट होते हैं उन पे वो कोई भी उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वो उन पे किसी भी काइंड का जो लॉ है वो बना सकती है। Second is according to Article 312 of the Constitution, Rajya Sabha can give the power to central government for creating new all India services by passing a resolution with 2/3 majority। अगेन यहाँ पे क्या होता है कि राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और उसके वजह से 2/3 मेजॉरिटी की वजह से वो क्या करती है, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो लोगों को पोस्ट जो है या फिर जो न्यू जॉब्स मिलती है उन्हें वो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। द सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव। जो इसका सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट का वो एग्जीक्यूटिव है, दैट मीन्स वो काम कर रहा है। द प्रेजिडेंट, देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर विल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इंडिया का प्रेजिडेंट भी होगा। According to Article 53, the executive power of Union would be vested in the President and he himself or by the functionaries will use it according to the Constitution. The President, Vice President, Prime Minister, Cabinet and the Attorney General of India are included in the Union Executive. यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट की बात की है और उसके जो फंक्शन और उसके जो पावर्स है उसकी बात की गई है। यहाँ पे जो उन्होंने आर्टिकल दिया है दैट इज़ 53, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो क्या कर सकते हैं, वो पावर किसको दे सकते हैं या फिर उस पावर की अथॉरिटी किसे मिल सकती है, प्रेसिडेंट में हो सकती है। और वो खुद या फिर उसके द्वारा जो फंक्शनरीज हैं दैट मीन्स या फिर उसके द्वारा जो सब कोऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स होते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन। इसमें उन्होंने जो यूनियन एग्जीक्यूटिव था उनकी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव था उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो उन्होंने किसको अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी किसे दी थी, प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है वो इन फंक्शनरी को यूज़ कर सकता है। कौन से जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात की गई है या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की गई है वो जिस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। द प्रेसिडेंट विल बी नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। बट जो प्राइम मिनिस्टर है कैबिनेट के साथ वो रियल हेड होगा इंडियन यूनियन का, वो नॉमिनल हेड होंगे और ये इंडियन यूनियन के रियल हेड होंगे। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन यूनियन इज़ नॉन एज द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं इंडियन यूनियन में उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। इंडियन हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू ब्रिटेन इन विच द statutory head and the actual head of the executive are two different people।
इंडिया में क्या होता है, जो इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जो इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम है दैट इज़ सिमिलर टू द ब्रिटेन पार्लियामेंट सिस्टम। यहाँ पे ब्रिटेन में बिल्कुल वैसा ही होगा। इसमें क्या होता है, जो स्टैट्यूटरी हेड होता है और जो एक्चुअल हेड होता है, यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव यूनियन का या फिर एग्जीक्यूटिव का, वो दोनों डिफरेंट लोग होते हैं। ये दोनों हेड, स्टैट्यूटरी हेड एंड द एक्चुअल हेड, दैट इज़ डिफरेंट पीपल। द प्रेजिडेंट इज़ द स्टैट्यूटरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। यहाँ पे स्टैट्यूटरी का मीन्स होता है जो लीगल, जिसे कानूनी तौर पे चुना गया हो। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसे जो इलेक्ट किया जाता है वो बाय इलेक्शन ही किया जाता है, बट उसमें ये नहीं होता कि डायरेक्ट लोगों से उसे इलेक्ट किया जाता है। उसमें जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन वेयर ही होल्ड्स पोजीशन सिमिलर टू द ब्रिटिश किंग। यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट में, जो हमारी गवर्नमेंट्स में जो प्रेसिडेंट की जो उनका कह सकते हैं ओहदा होता है, जो उनकी पोस्ट होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है ब्रिटिश किंग की। अब इन्होंने बोला है कि अगर किसी इंसान को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए उन्हें कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें नीड क्या होती है। ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और उनकी जो एज है वो 35 ईयर उससे ऊपर होनी चाहिए, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है एक मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन भी उसमें होनी चाहिए। Apart from that, if a person holds office of profit under government of India or the government of any state or under any local or other authority cannot be a contestant for the post of the president। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है अगर इंसान में नहीं होनी चाहिए तो वो ये है कि वो इंसान गवर्नमेंट के अंदर कोई भी प्रॉफिट वाला, मतलब किसी भी ऐसी ऑफिस में नहीं होना चाहिए जिसमें उसे गवर्नमेंट के अंडर प्रॉफिट मिल रहा हो। मतलब उसकी कोई भी ऐसी जॉब या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट से प्रॉफिट ले रहा हो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो कभी भी मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, और ना ही कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है। अब जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के लिए उन्हें किस किस चीज़ की नीड होती है। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्टली जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड दिस इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। यहाँ पे एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड होता है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते क्या हैं। The election of the president is made indirectly by such an electoral college in which following members are included। यहाँ पे कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेन ये है कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है तो उसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हमारे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेट वाइज वोट डालते हैं। तो अगर हमारे स्टेट वाइज जो मिनिस्टर होते हैं वो उनका आगे करते हैं, वो उनसे आगे वोट देते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। बट जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन दैट इज़ हेल्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या हो सकता है कि जो पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से भी ये मेंबर हो सकते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के जो पोस्ट के लिए अगर कोई मेंबर चूज़ किए जा सकते हैं तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से हो सकते हैं, राज्यसभा में से और लोकसभा में से। इलेक्टेड member of state assemblies including the elected members of the assemblies of union territories। यहाँ पे क्या कौन कौन से मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं, स्टेट असेंबलीज़ के भी, और वो किसे इंक्लूड कर सकते हैं, वही मेंबर। दैट मीन्स इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबलीज़ के और इलेक्टेड मेंबर किसके, यूनियन टेरिटरीज़ के भी हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे देखना था, हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है उसे एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उसका इलेक्शन किया जाता है। व्हाट इज़ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
Elected member of parliament and state assemblies with union territories elect the president by special voting system, also called the single transferable vote system. हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से हाउसेज होते हैं और यूनियन टेरिटरीज होती है जो कि किसे इलेक्ट करती हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं, जिनके द्वारा प्रेसिडेंट क्या है, चुना जाता है। उसमें क्या होता है कि उन्होंने ये जो इलेक्शन होते हैं वो एक स्पेशल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होती हैं। अब ये होता क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम polling in the election is held by a secret ballot and it is necessary for the candidate to get a minimum quota of votes for success in the election। यहाँ पे क्या होता है, पोलिंग का मीन और बैलॉट का मीन एक ही है, दैट मीन्स जो लोग वोट देते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है मतदान। यहाँ पे जो पोलिंग होती है वो बहुत ही एक सीक्रेट बॉलेट में होती है, मतलब यहाँ पे जो लोग वोट देते हैं वो बहुत ही एक सीक्रेट वे में उनसे वोट ली जाती है। एंड इट इज़ नेसेसरी, और यहाँ पे जो कैंडिडेट हम कह सकते हैं जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि उन्हें बहुत जो मिनिमम कोटा होता है वोट्स का, जो सक्सेस के लिए इलेक्शन में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स अपने ये कह सकते हैं कि उन्हें बहुत थोड़ा कोटा भी, अगर उन्हें सक्सेस चाहिए इलेक्शन में तो उन्हें बहुत थोड़ा कोटे की ज़रूरत होती है। मतलब अपने कह सकते हैं ये नहीं हो सकता कि अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उनके पास कोटा हो वो तभी इलेक्शन में सक्सेस होंगे, बट उनके पास होना चाहिए। इट डजेंट मैटर दैट इट वुड बी मैक्सिमम, अगर ये मिनिमम होगा तभी भी वो इलेक्शन में सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है किसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, और उसमें क्या होता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उसमें मिनिमम कोटा होता है। वो मिनिमम जो कोटा वो चूज़ कैसे किया जाता है, यहाँ पे वैलिड वोट्स पोल्ड, यहाँ पे जो वोट्स वैलिड हो जाती हैं, जितने भी मेंबर्स इसे वोट दे रहे हैं उनकी वैलिड वोट्स। उसके बारे में क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट के जो पोस्ट के लिए जितने भी मेंबर इलेक्ट किए गए हैं, जितने भी मेंबर चूज़ किए गए, मेंबर्स बहुत से चूज़ किए जाते हैं बट उनमें से प्रेसिडेंट कोई एक ही बनता है। तो जितने भी मेंबर चूज़ किए गए हैं उनके बारे में 1000 को डिवाइड किया जाता है, 1000 को, और उससे किससे डिवाइड किया जाता है, वैलिड वोट्स पोल्ड को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, और उसे डिवाइड किया जाता है 1000 से। अब उसके बाद प्रेसिडेंट को चूज़ तो कर लिया, इलेक्ट तो कर लिया, बट ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पोजीशन से उसे हटाया जा सकता है, दैट मीन्स उसे रिमूव किया जा सकता है। मेथड ऑफ डी पोजीशन, दैट मीन्स उसे उसकी पोजीशन से रिमूव करना। उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो उन्हें गिल्टी फील हुआ, या फिर अपने ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी लॉ का उल्लंघन कर देना। अगर वो ये सब कुछ करते हैं तो एक प्रेसिडेंट होता है उसे भी, वैसे उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है, बट उन्हें 5 ईयर्स के पहले भी उन्हें उनके जो पोस्ट है उससे रिमूव किया जा सकता है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर्स, 5 साल की होती है, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन बी डिपोज्ड, उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय हिम। अगर वो कोई भी ट्रांसग्रेशन करते हैं, दैट मीन्स मिसबिहेव करते हैं, किसी भी रूल का, अगर वो लॉज का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उसकी वजह से उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द राइट ऑफ प्रोसिक्यूट हिम। जो इंडिया पार्लियामेंट का जो हर हाउस है, दैट मीन्स अपने कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के पास ये राइट होता है कि वो उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। प्रोसिक्यूट का मीन्स होता है कि हमें ये प्रूव करना होता है कि जिस पर्सन को हम हटा रहे हैं उसने किसी ना किसी क्राइम को कमिट किया। अगर उसने किसी क्राइम को कमिट किया है तो जो दोनों हाउसेज, लोकसभा और जो राज्यसभा है, वो दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उसे उस क्राइम के लिए उसके पोस्ट से हटा सकें। फॉर द परमिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन द सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस कंसर्न्ड इज रिक्वायर्ड। उसके लिए सिर्फ मतलब बोल सकते हैं 25% मेंबर्स की ही नीड होती है। अगर 25% मेंबर्स सिग्नेचर कर देते हैं, उनकी अगर परमिशन हो जाती है तो वो जो दोनों हाउसेज में, तो उसे वो क्या कर सकते हैं, डिपोस्ट कर सकते हैं। 14 days after the receipt of which has indicated him, the house will make consideration over it
If the proposal of the suit is house, then the proposal is forward to the second house. यहाँ पे क्या होता है, जो प्रपोजल है वो पहले फर्स्ट हाउस के पास जाता है, जो उसे डिपोज करने का, डिपोज्ड उस मतलब उसकी पोजीशन से हटाने का जो प्रपोजल किया जाता है, पहले वो एक हाउस के पास जाता है पार्लियामेंट के, उसके बाद वो उसके सेकेंड हाउस के पास जाता है. The second house will either investigate itself or appoint a special committee for this task. वो क्या करता है, जो सेकंड हाउस होता है, मतलब जो फर्स्ट हाउस होता है, उसने क्या किया, उसने इस जो उनके अगेंस्ट जो उन्होंने क्राइम किया या कुछ भी किया, उनसे अगेंस्ट वो एक फ़ाइल कंप्लेन करते हैं. उसके बाद जो वो सेकंड हाउस में भेजते हैं, तो सेकंड हाउस उसकी इन्वेस्टिगेट करता है या फिर उसके लिए एक कमेटी या फिर बोल सकते हैं एक टास्क को क्रिएट करता है. If the charge against the president are proved and the second house also accept the proposal of impeachment by at least 2/3 majority of its member, then the president is deemed to have the deposed off from his post from the date of acceptance of the proposal. यहाँ पे क्या होता है, अगर जो सेकंड हाउस है उसकी भी जो 2/3 जो मेजॉरिटी है, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी उस जो उनके अगेन जो क्रिमिनल जो उनकी जो फाइल है, तो अगर उनकी अगेंस्ट जो 2/3 मेजॉरिटी है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो जो प्रेसिडेंट है उसे डिपोज्ड ऑफ किया जा सकता है. यहाँ पे सेकंड क्या है डिपोजिशन का, मीन्स पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. फैसिलिटेटिंग द स्टडी ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पे सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर और फंक्शन को बताया गया. General power and rights. The power conferred by the Constitution to the President in peacetime can be studied under following head. Executive और administrative power, जो उसके पास फर्स्ट पावर होती है according to the Article 53 of Constitution. The executive power of the Union will be vested in the President and he will use it according to the Constitution himself or by his subordinate officer. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उसे पावर दी जाती है, उसके पास एग्जीक्यूट करने की, किसी भी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर होती है, जो कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग दी जाती है. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी यूनियन होती है वो क्या करती है, अपनी अथॉरिटी को या अपनी पावर को वो किस में वेस्टेड कर देती है, प्रेसिडेंट को दे देती है. जो प्रेसिडेंट है वो इसे किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जो भी लॉज हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है. या फिर जो सब कोऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट होता है उसके आगे जितने भी सब कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, हम कह सकते हैं जितने भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग उस पावर को यूज़ कर सकता है. इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नेंस वुड बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हिज डिसीजन. यहाँ पे जो डिसीज़न लिए जाते हैं बहुत बार क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट के आगे सब कोऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग लिया जाता है, बट जो डिसीज़न होता है वो लास्ट में फाइनली उसे किसका डिसीज़न बोला जाता है, प्रेसिडेंट का डिसीज़न ही बोला जाता है. अपॉइंटमेंट एंड द डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर. यहाँ पे जो सब कोऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात की गई है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है और उन्हें अगर डिपोज्ड करना हो यानी कि उन्हें डिसमिस करना हो उनकी पोस्ट से, तो उन्हें कैसे किया जाता है. The President appoints several important officers of Indian Union. वो बहुत से जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें खुद अपॉइंट करते हैं, सच एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सबसे पहले जो मिनिस्टर के जो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें किसकी एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है. फिर जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं उन्हें, जो अपने स्टेट्स में जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन्हें, या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट जो जज हैं, ऑडिटर जो जनरल हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के हैं, एम्बेसडर्स हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ में, इन सभी को अपॉइंट करने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है. पावर्स फॉर गवर्नर्स, उनके पास पावर होती है किसके लिए, किसी भी चीज़ को गवर्नर करने के लिए. डिफरेंट रूल्स कैन बी मेड बाय हिम इन दिस रिगार्ड. जो कि प्रेसिडेंट है वो बहुत से डिफरेंट रूल को बनाता है. ही मेक्स द रूल रिगार्डिंग the joint sitting of both the houses of parliament, appointment of the officer and employees in supreme court, and the rules regarding the powers of the comptroller and the auditor general. यहाँ पे क्या होता है कि वो रूल्स को बनाता है किन के रिगार्डिंग, वो क्या करता है कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको साथ बिठाकर वो कोई भी न्यू रूल बना सकता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंगस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो में. यहाँ पे क्या, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, उनमें वो पोर्टफोलियोज, दैट मीन्स उनमें जो काम है, जो काम की लिस्ट है, उसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है. और वो जो लिस्ट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, एक प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाई जाती है. पावर्स इन फॉरेन
जो अफेयर्स होते हैं उनमें इसकी क्या पावर चलती है। बीइंग द लीगल हेड ऑफ इंडियन यूनियन द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, अपॉइंट्स ambassadors and the diplomatic representative for the Indian embassy located abroad and accept the certificate of foreign ambassador and diplomats। यहाँ पे क्या होता है, अम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, दैट मीन्स अब्रॉड में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव है, पर बात ये है कि जो अम्बेसडर होता है वो किसी कंट्री का एक ही होता है, वो सिर्फ एक ही होगा। जो कि अगर हम इंडिया के एम्बेसडर की बात करें तो इंडिया का एक ही एम्बेसडर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक की बात करें तो डिप्लोमेटिक एम्बेसडर से ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो भी रिप्रेजेंट किसे करेंगे, इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पैक्ट्स एंड द एग्रीमेंट विद फॉरेन नेशन आर ऑल्सो साइंड इन द नेम द प्रेजिडेंट। जो भी एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो किसकी साइन के बाद किए जाते हैं। अगर एक प्रेसिडेंट साइन करता है उस एग्रीमेंट पर तो वो फॉरेन नेशन के साथ उस एग्रीमेंट को साइन, डील या उस एग्रीमेंट की डील वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज मिलिट्री पावर्स। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया बट ही कैन यूज़ दिस पावर अकॉर्डिंग टू द लॉज। यहाँ पे जो डिफेंसेस फोर्सेस होती हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो कि हमारी यहाँ पे बहुत सी नेवीज़ होते हैं या फिर जितने भी एयर फोर्सेस हैं या फिर जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्हें उनकी कमांड या फिर उन्हें जो लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कौन करता है, उसकी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। कि प्रेसिडेंट ही एक सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है उन्हें मैनेज करने के लिए। ओनली पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। यहाँ पे अगर जितने भी वार होते हैं या फिर शांति को लेकर कोई भी जो सर्विसेज होती हैं डिफेंस सर्विसेज, उनको उनके अकॉर्डिंग अगर लॉ बनाए जाते हैं, उनमें किसी भी चीज़ को लेकर अगर लॉ बनाए जाते हैं तो वो सिर्फ जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डिक्लेयर वार और नॉट कैन यूज़ द आर्मीज। यहाँ पे क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल ना हो, जब तक पार्लियामेंट उस चीज़ को अप्रूव नहीं करती, तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, ना ही तो वो जो उन्होंने लॉ बनाया है उसे इम्पोज कर सकते हैं और ना ही उसे आर्मीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो जो मिलिट्री पावर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल प्ले करती है वो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट सभी पावर्स को होल्ड करती है और पार्लियामेंट के बिना प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता मिलिट्री पावर्स में। नाउ सेकंड पावर इज लेजिस्लेटिव power. The President of India is not only statutory head of the executive of Indian Union but he has also been considered as an integral part of the Indian Parliament. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की बात की गई है, उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ इंडियन जो यूनियन है उसका स्टैट्यूटरी लीगल हेड नहीं है, उसके साथ साथ जो इंडियन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है उसे भी किसके द्वारा कंसीडर किया जाता है, उसे भी किसके द्वारा चलाया जाता है, कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। एंड इन दिस वे द प्रेसिडेंट रिसीव वेरियस पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, और इसी के कारण जो लेजिस्लेटिव फील्ड है उसकी भी बहुत सी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अंडर आती है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट मैनी पावर्स रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, बहुत सी पावर होती है उनके पास। ही कन्वेंसेस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द प्रोरोगेशन ऑफ सेशंस। यहाँ पे अगर किसी भी सेशन को लेकर कोई भी बात की जाती है तो उसे कन्वेंसेस कौन करता है, सिर्फ पार्लियामेंट ही करती है। उसके बारे में कोई भी अगर प्रोग्राम को अनाउंस करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़, किसी बड़ी चीज़ को लेकर, किसी बड़ी इशू को लेकर कुछ भी डिक्लेयर करना है तो सिर्फ वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट टेन्योर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर यहाँ पे क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से पहले ये किसके पास जाती है, जो पार्लियामेंट ने किसी भी चीज़ के लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई लॉ पास किया, किसी सेशन को लेकर अगर किसी भी चीज़ को अप्रूवल दी है तो वो पार्लियामेंट के बाद किसके पास आएगी, लोकसभा, और लोकसभा के बाद किसके पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। लोकसभा हैज़ बीन प्रीमेच्योरली डिसॉल्व्ड 9 टाइम्स सो फार। जो लोकसभा है वो प्रीमेच्योरली इस चीज़ को कितनी बार डिसॉल्व कर सकती है, 9 टाइम्स वो इस चीज़ को डिसअप्रूव्ड कर सकती है। At the commencement of the session of parliament, the president addresses joint meeting of both the houses। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी एक जॉइंट मीटिंग को एड्रेस कर सकता है।
द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर कैन बी डन बाय हिम और अदर ओकेजन टू। बट इसमें जो कोई भी काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर को लेकर वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड इन दीज एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो किसके द्वारा अनाउंस की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अनाउंस की जाती है। पावर्स ऑफ नॉमिनेशन, उनके पास किसी को नॉमिनेट मीन्स करने का मीन्स है किसी को इलेक्ट करने की जो पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है, वो लेजिस्लेचर पावर में आती है। द प्रेसिडेंट होल्ड्स द राइट टू नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा। जो राज्यसभा में जितने भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उनमें से जो 12 मेंबर होते हैं उन्हें नॉमिनेट करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। दे आर द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ हु एक्सेल इन लिटरेचर, आर्ट्स और इन एनी अदर फील्ड। वो क्या देखता है कि उनमें किस चीज़ का डिफरेंस करता है, वो देखता है कि लिटरेचर में और जो आर्ट्सर है उसमें या फिर किसी अदर फील्ड में कौन सा है जो वो एक्सेल है, दैट मीन्स कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास इस चीज़ को लेकर स्पेशलिटी है। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। और वो क्या कर सकता है, 2 मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में उन्हें भी नॉमिनेट कर सकता है। जो 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा में उन्हें भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, दैट मीन इलेक्ट कर सकता है। और जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर होते हैं उन्हें भी कौन नॉमिनेट कर सकता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। नाउ थर्ड इज यूज़ ऑफ वीटो पावर ऑन अ बिल। जो वीटो पावर होती है जो बिल की, उसे भी कौन यूज़ करता है, प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है। बट हाउ, एवरी बिल अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स अगर किसी भी बिल को अप्रूव करना है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो किसके पास जाता है, पार्लियामेंट के पास जाता है। ही कैन टर्न अ जनरल बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन विद अ फ्यू सजेशन। लेकिन अगर उन्होंने कोई बिल पास किया और उन्हें बिल में कोई चीज़ का ऐसा लगा कि इसमें किस चीज़ की एरर है या फिर इसे लेकर कुछ और भी अच्छा किया जा सकता है, तो वो उसकी सजेशन किसे देता है, फिर से उस बिल को पार्लियामेंट के पास भेजने से पहले वो उसके साथ सजेशन भी देता है। बट इफ़ दैट बिल इज अगेन पास्ड बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द सेकंड टाइम। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है जिसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होती, दैट मीन्स कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती सेकंड टाइम, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उसे सेकंड टाइम। दैट मीन्स अगर फर्स्ट टाइम उन्होंने भेजा और सेकंड टाइम भी उन्होंने वैसा ही बिल भेज दिया विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, जो उन्होंने सजेशन दिए थे उसे किसी सजेशन को नहीं माना और ना ही उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की और वैसे ही बिल को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी वे नहीं होता कि वो उसे सेकंड टाइम एक्सेप्ट ना करे। तो उनकी एक मजबूरी कंपल्शन हो जाती है कि उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फोर्थ पावर इज पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, किसी भी जो उनका सेशन होता है, जो उनका अपने कह सकते हैं जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसमें पार्लियामेंट नहीं है तो जो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं है सेशन में, आपको पता है जो अभी आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज़ चैनल पे अभी भी आता है कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं या फिर अपने बोल देते हैं एक सभा बुलाई जाती है जिसमें बहुत से मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। अगर ऐसा ही कोई सेशन हो रहा है और उस सेशन में अगर पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट हो सकता है। दिस ऑर्डिनेंस विल रिमेन वैलिड up to 6 weeks after the commencement of the session of parliament, but on the wish of the parliament these ordinance can be nullified before their term। उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ यहाँ पे 6 वीक, यहाँ पे ये जो मान के चलो अगर यहाँ पे पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं है उसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ पे उन्होंने उसे एक ऑर्डिनेंस किया है, ऑर्डिनेंस किया दैट मीन्स उसने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को चलाया है, तो यहाँ पे जो 6 वीक तक उस चीज़ को माना जा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने ये विश कर दी कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस दी है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो भी ये कर सकती है, दैट मीन्स वो उसे नलीफाइड कर सकती है, इग्नोर कर सकती है। ओके स्टूडेंट, in your next video we will start your chapter from third power, financial power of president. Thank you student.